आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड। कोविड-19 उत्तराखंड में कोरोना के 30 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा पहुंच गया है 508 के पार। जाने कौन से जिले में है सबसे ज्यादा मरीज। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 30 नए मरीज मिले हैं। इनमें से राज्य में कुल मरीजों की संख्या 508 पहुंच गई है। इससे 414 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 79 लोग ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि गुरुवार को लैब से कुल 840 मरीजों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 15 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को देहरादून में 17, हरिद्वार में 7 और टिहरी में 2, अल्मोड़ा में 3 और नैनीताल में 1 नया मरीज मिला है। युगल किशोर पंत ने बताया कि गुरुवार को 1068 सैंपल जांच को भेजे गए थे। इसमें से 235 सैंपल देहरादून के हैं और 208 हरिद्वार के, जबकि 103 सैंपल टिहरी से जांच के लिए भेजे गए हैं। 4231 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कोविड-19 कोरोना को कैसे देंगे मात, जब रिपोर्ट के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार। 4000 के करीब लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है उत्तराखंड सरकार को। अपर सचिव ने बताया कि राज्य में मरीजों के दुगने होने की दर पिछले 2 दिन में सुधरकर 4 दिन हो गई है। राज्य के 2 जिलों में राष्ट्रीय औसत से अधिक सैंपलिंग हो रही है। देहरादून जिला पहले ही औसत से ऊपर चल रहा है। अब नैनीताल भी राष्ट्रीय औसत से आगे है। इन दोनों जिलों में देश की तुलना में अधिक सैंपलिंग की जा रही है। उत्तराखंड में कहां पर कितने हैं संक्रमित मरीज, पूरा रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। सीधे देहरादून में है 92 मरीज, चंपावत में है 8, हरिद्वार में है 43, नैनीताल में है 139 और पौड़ी में है 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तरकाशी में 10, पिथौरागढ़ में 20, अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 8 और रुद्रप्रयाग में 3 है। टिहरी में है 62, चमोली में है 11 और उधम सिंह नगर में 57 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो है 508। कोविड-19 अब गर्भवती महिलाओं को भी होगी कोरोना पॉजिटिव की जांच। 5 अस्पतालों में TruNet मशीन से सैंपलों की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच अस्पतालों में TruNet मशीन से कोरोना सैंपल जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि हरिद्वार मेला अस्पताल और रुड़की अस्पताल, उत्तरकाशी जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ जिला अस्पताल और उधम सिंह नगर जिला अस्पताल के TruNet मशीनें आ चुकी हैं और अगले दिनों में मशीनें लग जाएंगी। उन्होंने बताया कि ये मशीनें एक दिन में कुल 100 सैंपलों की जांच कर सकेंगी, जिससे राज्य की टेस्ट क्षमता बढ़ जाएगी। हैरतजंद वाला एक मामला सामने आया। ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, फिर भी कोरोना पॉजिटिव। एक हैरतजंद मामला है। 84% पॉजिटिव प्रवासी दिल्ली महाराष्ट्र से हैं। राज्य में अभी तक कुल 493 कोरोना मरीजों में से 417 मरीज प्रवासी हैं, जबकि पॉजिटिव पाए गए प्रवासियों में से 84% दिल्ली और महाराष्ट्र से लौटे हैं। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि प्रवासियों के अलावा राज्य में 76 अन्य कोरोना मरीज विदेश से लौटे हैं। आगे बताया कि राज्य में अभी कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति नहीं है और दूसरे स्तर का संक्रमण चल रहा है। युगल किशोर पंत ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को क्वारंटाइन इसलिए किया जा रहा है ताकि संक्रमण जो है वो आम लोगों तक ना पहुंच सके। कोरोना क्वारंटीन सेंटरों को अब 3 टाइम मिलेगा पौष्टिक खाना और वहां पर मनोरंजन की भी होगी सुविधा। सीधे बताया है युगल किशोर पंत ने कि अब 3 टाइम पौष्टिक बेहतर खाना दिया जाएगा और उसमें मनोरंजन की भी सुविधा लागू की जाएगी। ऐसा कहा है युगल किशोर पंत उत्तराखंड से। और अगली खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। तो अब आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और एक बड़ा खुलासा। सीधे चलते हैं रामपुर और मैं हूं मिस्टर शाह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर पब्लिक स्कूल के पद से हटा दिया गया है। और हेडलाइंस में आपको बता देता हूं, रामपुर से एसपी
सांसद आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल में बंद आजम खान को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक और झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट को रामपुर पब्लिक स्कूल के मुतवल्ली पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका रामपुर पब्लिक स्कूल भी गिराया जा सकता है। ऐसी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीधे चलते हैं रामपुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर से मौजूदा सांसद आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल में बंद आजम खान को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक और झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट को रामपुर पब्लिक स्कूल के मुतवल्ली पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका रामपुर पब्लिक स्कूल भी गिराया जा सकता है। यह जमीन यतीमों को अलॉट की जाएगी, जिस पर आजम खान ने कथित रूप से कब्जा कर लिया है। आरोप है कि 2016 में समाजवादी पार्टी कार्यकाल में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर स्कूल की बिल्डिंग खड़ी की। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर काफी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन पहले ही मुक्त कर चुका है। रामपुर पब्लिक स्कूल को आजम खान ने यतीमों को बेघर करके वर्ष 157 में स्कूल के नाम पर बिल्डिंग खड़ी की थी। जौहर ट्रस्ट को वर्ष संख्या 157 की मुतवल्ली के पद से रखा गया था। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जौहर ट्रस्ट को इस पद से हटा दिया गया है। कहा गया है कि यतीम खाने की भूमि से 26 लोगों को बेघर कर दिया। ट्रस्ट ने रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण किया गया था, इसे वक्फ बोर्ड ने वापस ले लिया है। सुन्नी बोर्ड करेगा देखरेख। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की ये आपत्ति आजम खान के जौहर ट्रस्ट ने कब्जे की थी, इसलिए ट्रस्ट के अधिकार सीज किए जाते हैं। जब तक बोर्ड को कोई स्थायी मुतवल्ली नियुक्त नहीं होता है, तब तक बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी जुनैद खान वक्फ की संपत्ति के प्रशासन को देखेंगे। जेल में बंद है आजम खान। आपको बता दें कि सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक डॉक्टर तनीज फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला बीते लगभग 3 महीने से जेल में बंद है। तीनों को सीतापुर जेल में रखा गया है। तीनों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। यतीम खाना प्रकरण, आचार संहिता उल्लंघन और शत्रु संपत्ति के मामले में 70 से ऊपर केस दर्ज हुए हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि उनकी जो बिल्डिंग है वो इस समय खतरे में है और कभी भी उस पर बिल्डोजर चल सकता है। ऐसी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सीधे चलते हैं मुंबई नगरी और वहां से एक बड़ी खबर। सुपरस्टार सलमान खान ने यूलिया बंतूर संग अपनी सगाई और शादी करने को लेकर की बात। कहा, मैं फैंस को खुद दूंगा ये खुशखबरी। क्या है बड़ी खुशखबरी? सीधे चलते हैं फिल्मी दुनिया महानगरी मुंबई से। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक्टर सलमान खान के फैंस उनके शादी को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सफर बहुत लंबा है और उनके फैंस आज से नहीं कई सालों से एक लंबा इंतजार कर रहे हैं कि कब सलमान खान करेंगे शादी। लेकिन सलमान खान है मीडिया द्वारा पूछे गए इस सवाल को हमेशा टाल देते हैं। सलमान खान ने रोमानिया ब्यूटी यूलिया बंतूर को डेट कर रहे हैं। फैंस को लगा था कि दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सलमान खान ने मुंबई मिरर से बातचीत में बताया कि वह यूलिया बंतूर से अभी सगाई नहीं कर रहे हैं। सलमान खान कहते हैं कि यह मीडिया में अफवाह उड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं सगाई करता हूं या शादी भी करता हूं तो मैं इसके बारे में खुद इसकी जानकारी दूंगा। मेरे लिए गर्व की बात होगी। थोड़े ही मैं दिन चुप रहूंगा। मैं उन स्टार की तरह नहीं हूं जो इन बातों को छुपा कर रखे हैं, ये सोचकर कि मेरे फैन फॉलोइंग कम हो जाएंगे। मैं अच्छे से जानता हूं कि पूरी दुनिया मेरे लिए खुशी मनाती है और पूरी दुनिया मुझसे खुश रहती है। सलमान खान शादी पर बात करते हुए कहते हैं कि अगर शादी होनी होगी तो होगी, शायद एक रात में ही मेरी शादी हो जाए। मैं एक दिन उठूं और सोचूं कि अब तो शादी हो गई है, झेलो इसे। आपको बता दें कि यूलिया बंतूर सलमान खान के दुख सुख में साथ खड़ी रही है। यूलिया बंतूर इस समय सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस पर समय बिता रही हैं। जैकलीन और फर्नांडिस निकेतन धमोक समेत कई लोग उनके साथ हैं। सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ समय पहले बॉलीवुड हंगामा से बातचीत होने के दौरान यूलिया ने पूछा गया था कि वह सलमान खान से कब शादी कर रही हैं। इस पर यूलिया हंसते हुए
कहा कि हे भगवान, ये सवाल बार बार मेरे से पूछा जाता है। मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना बेकार है। दो लोग एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। साथ में समय बिताना ज़्यादा जरूरी है किसी भी और चीज़ के आगे। एक बार तो ऐसा हो गया था कि मैं जहाँ भी जाती थी इस इंटरव्यू में मेरे से यही सवाल पूछा जाता था। यहाँ तक कि मेरे माता पिता तक मेरे से ये सवाल पूछने लगे, तुम शादी कब कर रही हो? मैं तो कहती थी कि माँ, आप मुझे खुश देखना चाहती हो या फिर शादी करते? मैं कल किसी से भी शादी कर सकती हूँ। आप यह जानती हो कि वह आखिरी बार था जब माँ ने मेरे से यह सवाल किया था। मुझे लगता है कि इंसान के साथ खुश रहना ज़्यादा जरूरी है। क्वालिटी टाइम बिताए और एक कनेक्शन महसूस करे। इंसान के साथ जीवन बिताना महत्वपूर्ण है। पेपर्स पर शादी करना ठप्पा लगाना नहीं है, ऐसा जवाब दिया अपने फैंस को कह सकते हैं सलमान खान की जो साथ में रह रही हैं यूलिया वंतूर ने। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन की सह पर बोला नेपाल। नेपाल भी अब बढ़ चढ़कर बोल रहा है। चीन की सह पर बोल रहा नेपाल, भारत को युद्ध की धमकी। कहा हमारी सेना भी लड़ना जानती है, ऐसा कहा नेपाल ने। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीधे चलते हैं नेपाल। चीन की सह पर कूद रहा है नेपाल, अब भारत को युद्ध की धमकी भी देने लगा है नेपाल। नेपाली रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो नेपाल की सेना भारत को देगी करारा जवाब। नई दिल्ली काठमांडू, चीन की सह पर कूद रहा है नेपाल, अब भारत को युद्ध की धमकी देने लगा है नेपाल। नेपाली रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं भारत से लड़ जाऊंगा और मेरी सेना भी है लड़ने के लिए तैयार। पोखरेल ने भारतीय सेना प्रमुख की हालिया टिप्पणी का नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सेना बातें करने के लिए नहीं है, वो पेशेवर सेना है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेंगे। दरअसल सैन्य प्रमुख एमएस नरवाणे ने सीमा विवाद को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए कहा कि नेपाल किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहा है। इसके बयान पर नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अब रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने उसका जवाब दिया है। ईश्वर पोखरेल ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पर भारतीय सेना प्रमुख की टिप्पणी ने गोरखा रेजिमेंट की भावनाओं को आहत किया है, जिसने भारत की रक्षा मंत्री के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। नेपाल की समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार के दौरान पोखरेल ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय सेना प्रमुख का बयान किस पृष्ठभूमि और परिस्थिति पर है आधारित। यह है कि गौरतलब नेपालियों को अपमानित करने का एक प्रयास है। इससे नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा कहा है नेपाल के रक्षा मंत्री ने। और बड़ा सवाल किया कि क्या सेना प्रमुख के लिए राजनीतिक बयानबाजी करना उचित है। उन्होंने एक तरह से भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि नेपाल सेना ऐसे मामले पर मुखर नहीं होती है, सेना बयानबाजी करने के लिए नहीं है। नेपाली सेना पूरी तरह से पेशेवर सैन्य बल है और वह हमारे संविधान के आधार पर और सरकार के निर्देशों का अनुसार सही समय पर अपनी भूमिका निभाएगी। हमारी सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जानती है हमारी सेना। इस पर पोखरेल रक्षा मंत्री के साथ साथ नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत से हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लिहाजा उसे हमारे क्षेत्रों की शांतिपूर्ण राजनीतिक संवाद के जरिए हमें लौटाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि संभव है कि भारत ऐसा करेगा। वहां के उप प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और अगर ऐसा होता है तो हम भी करारा जवाब देना जानते हैं भारत की सरकार को, ऐसा कहा नेपाल के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, ट्रंप ने दिखाई आंख तो अब चीन बोला हिंदी चीनी भाई भाई। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन से, और चीन ने क्या कहा है मैं सीधा आपको बताता हूं। सीधे चलते हैं चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ऑन इंडिया ने कहा है कि चीन और भारत इंडिया चाइना रिलेशन को वर्तमान में सीमा पर जारी गतिरोध इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करने के लिए अमेरिका की सहायता की जरूरत नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में विवाद सुलझाने में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। हेडलाइंस क्या है मैं सीधी नजर डालता हूं हेडलाइंस पर। भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर मध्यस्थता की पेशकश करने पर भड़की थी चीनी मीडिया।
ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन और भारत को वर्तमान में सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए अमेरिका की सहायता की जरूरत नहीं है। लद्दाख में आमने सामने डटी हुई है दोनों देशों की सेनाएं। राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। क्या है भारत चीन सीमा विवाद में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सक्रियता के बाद चीन के रुख में नरमी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारत में चीन के राजदूत सुन बिडोंग ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, वहीं चीन सरकार के प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन और भारत को वर्तमान में सीमा पर जारी गतिरोध को हल करने के लिए अमेरिका की सहायता की जरूरत नहीं है। यह कहा था ट्रंप ने। बता दें कि ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा था कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, इच्छुक और सक्षम है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के ट्वीट के जवाब में कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि दोनों देशों को राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी सहायता की जरूरत नहीं है। भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता सुलझाने में सक्षम। इसमें कहा गया है कि हालिया विवाद को भारत और चीन द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने में सक्षम है। दोनों देशों को अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए, जो कि देश में शांति और सद्भावना को बिगाड़ने के अवसर की तलाश में रहा है, ऐसा कहा है चीन ने। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन से कर रहे हैं बात। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा एनसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय सैनिक सीमा प्रबंध को लेकर बहुत जिम्मेदार रुख अपनाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दोनों पक्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकते हैं स्थितियों का वार्ता करने के लिए जरिए शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तरों पर तंत्र स्थापित किए गए हैं। इन माध्यमों से चर्चा जारी होती है और दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, ऐसा कहा गया है चीन की मीडिया ने। चीन के राजदूत सुन बिडोंग ने बुधवार को एक प्रकार से मेल मिलाप की भाषा में कहा कि भारत और चीन ने कभी भी मतभेदों की छाया में अपने समूचे द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ने दी हैं और वे इस आधारभूत सिद्धांत को मानते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लियान ने बुधवार को कहा कि मुद्दों को वार्ता और चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए चीन और भारत के पास उचित तंत्र और संपर्क माध्यम हैं। कह सकते हैं कि चीन और भारत दोनों भाई हैं, उन्हें लड़ने और झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा चीन ने। और चीन ने सीधे कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं और हम आपस में बैठकर इसका समझौता और हम मशवरा कर लेंगे और चीन कभी भी नहीं चाहता है कि भारत से झगड़ा करे, ऐसा चीन की मीडिया ने। और ये कह सकते हैं कि चीन के जो राजनेता हैं उन्होंने कहा। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली 24 घंटे में कोरोना के 1106 नए केस, अब तक 398 लोगों की हो गई है दिल्ली में मौत। कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और सीधे चलते हैं दिल्ली में अब तक कोरोना से 398 लोगों की मौत। सिसोदिया बोले घबराए ना दिल्ली वाले। देश की राजनीतिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामले भी सभी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 1106 नए केस दर्ज किए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1106 नए कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या भी 400 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से सीधी बात की और मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां दिल्ली ठीक भी हो रहे हैं। करीब 50% लोग ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये देखा जा रहा है कि 80% लोग घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे मैं कह दूं कि दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम बोले कि अगर खांसी बुखार है और कोरोना का लक्षण नहीं है तो अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही एक अलग कमरे में रहकर अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हैं और कोरोना की महामारी छुआछूत बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। दिल्ली में करीब 50% लोग ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर और 80 से 90% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, ऐसा जो है वहां के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा। अपनी प्रेस
कॉन्फ्रेंस में। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 398 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। इसके अलावा अब तक 7,846 लोग ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर। ये कह सकते हैं कि पिछले देखा जाए तो लगभग 400 लोगों की दिल्ली में अब तक मौत हो चुकी है। और दिल्ली में अब तक कुल 17,386 कोरोना के मरीज हैं, जिसमें से 1,106 मरीज कल के हैं ताजा में, और 7,846 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी तक 398 लोगों की कोरोना की वजह से दिल्ली से मृत्यु हो गई है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली सरकार से। और एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। तेजस्वी के घर के बाहर विधायकों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तेजस्वी के घर के बाहर एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या है बड़ी खबर? लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। लोग गोपालगंज जाने की जिद पर अड़े तेजस्वी यादव। पूरे देश में लॉकडाउन के ताले पड़े हैं, लेकिन बिहार में नियमों की सियासी कदमों के तले रौंद दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज गोपालगंज जाने पर तुल गए हैं। गाड़ियों के काफिले और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच 2 गज की दूरी के बाधा हवा हो गया है। ये कह सकते हैं कि कहा गया था कि 2 गज की दूरी बनाए रखना, मगर वहां पर पता चला कि 2 गज की दूरियों के धज्जे उड़ाए गए हैं। पुलिस और आरजेडी के बीच तानातनी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर विधायकों और पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई रही हैं। अभी भी तेजस्वी यादव अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप यादव के साथ गोपालगंज जाने के लिए अड़े हैं। और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं ना किसी के मुंह पर, दोस्तों यहाँ पर ना तो किसी के मुंह पर आप देख सकते हैं मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल किया गया है। हालांकि पटना पुलिस ने साफ कह दिया है कि किसी हाल में कानून नहीं तोड़ने दिया जाएगा। दरअसल गोपालगंज में आरजेडी से जुड़े 3 लोगों को कत्ल पर सियासी गर्म है और आरोपी में फंसे हुए जेडीयू नेता तेजस्वी की मांग है कि आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। और इसी सियासी रोड पर वो पटना से गोपालगंज जाने पर अड़ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसा वहां पर क्यों किया गया है और वहां पर मतलब जो है लॉकडाउन की धज्जियां क्यों उड़ाई गई हैं। लॉकडाउन 5 कैसा होगा? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मीटिंग में चर्चा जारी। 5 में लॉकडाउन के बारे में पूरी चर्चा विस्तार से की गई है और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा जारी की। गृह मंत्री ने कल सभी सीएम से की थी बात। पीएम मोदी का बना रहे हैं अगली रणनीति। पीएम मोदी बना रहे हैं अगली रणनीति। क्या होगा लॉकडाउन 5? लॉकडाउन के 5वें चरण पर मंथन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज अहम बैठक हुई है। अमित शाह ने कल सभी देशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। वहां पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन का 4था चरण 31 मई की आधी रात से समाप्त होना है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को फोन कर लॉकडाउन के भविष्य के बारे में उनकी राय मांगी है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने जानना चाहा कि लॉकडाउन का बढ़ाया जाए या नहीं। गृह मंत्री ने सभी राज्यों की चिंताओं को सुना और गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थव्यवस्था को और खोलने को लेकर विभिन्न राज्यों की आशंकाओं को चिंताओं को सुना। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई थी तब प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रवासियों को लेकर चिंतित थे। हरियाणा ने गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली से लगी सीमा को सील कर दिया गया है। इस बार पीएम ने नहीं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन के हर चरण की अवधि पूरी होने के बाद आमतौर पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रही है, लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। लॉकडाउन का 4था चरण 31 मई रात 12 बजे खत्म होने जा रहा है। घरेलू उड़ान सेवाएं हो चुकी हैं शुरू। अब लॉकडाउन 4.0 शुरू हुआ था जब गृह मंत्रालय ने कहा था कि देश भर में सीमित संख्याओं में गतिविधियों और प्रतिबंध रहेंगे। इसमें यात्रियों की सभी घरेलू उड़ानें यात्राएं शामिल हैं। हालांकि लॉकडाउन की आधी अवधि बीतने के बाद केंद्रीय नागरिक मंत्री हरदीप सिंह
पूरी तरह से घरेलू उड़ान सेवा फिर से शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसा उन्होंने जो है अनाउंसमेंट करके बताया। अगली खबर की ओर चलते हैं। हरियाणा यूपी बॉर्डर सील होने से दिल्ली में इन चीजों की सप्लाई पर पड़ेगा गहरा असर, ऐसा कहा वहां के नागरिकों ने। अगली खबर आ रही है। स्टार भारत के सीरियल कार्तिक पूर्णिमा पर गिरी कोरोना संकट की गाज, हुआ बंद, और एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। 1 जून को केरल, 8 को मुंबई, जाने आपके राज्य में क्या है मानसून का अलर्ट। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसको लेकर कि क्या रहेगा इसके बीच में, क्या है मैकमोहन लाइन, जानिए क्यों मनाने से इनकार करता है चीन मैकमोहन लाइन को। और जीडीपी के आंकड़े आज कोरोना की वजह से मार्च तिमाही में झटका बड़ा लगा है। सीधे चलते हैं भारत के कोरोना ट्रैकर पर एक बार दृष्टि डालते हैं कि भारत के कोरोना ट्रैकर पर क्या है असर। और भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो भारत में कुल कन्फर्म केस, रिकवर केस और डेथ केस की बात करेंगे। उसी के साथ पूरे विश्व में रिकवर केस और कन्फर्म केस और डेथ केस की बात करेंगे कि पूरे विश्व में कितने कुल कन्फर्म केस हैं और पूरे विश्व में कितने रिकवर केस हैं और पूरे विश्व में कितने डेथ केस हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की। पूरे विश्व में 58,13,919 कुल कन्फर्म केस हैं पूरे विश्व के, और पूरे विश्व के रिकवर केस कह सकते हैं कितने लोग सही होकर अपने घर जा चुके हैं पूरे विश्व से, तो 24,18,788 लोग पूरे विश्व से कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। उसी के साथ 3,60,389 लोगों की पूरे विश्व से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। और अब भारत के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों एक नजर। 1,65,799 कुल कन्फर्म केस हैं पूरे भारत में, और पूरे भारत से 71,106 लोग सही होकर जा चुके हैं अपने घर, या ये कह सकते हैं भारत के अस्पतालों ने कोरोना वायरस के मरीजों को कर दिया है डिस्चार्ज, क्योंकि वो हो चुके हैं सही। और पूरे भारत से 4,706 लोगों की हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर सागो दीजिए इजाजत। आपका दिन